हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और एनसीईआरटी की आपकी सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, जिसके अंदर हमने क्लास 6 का पूरा ज्योग्राफी ख़त्म कर लिया है। क्लास 7 का हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन परिवहन और एवं संचार। इसके अंदर हम अस्थाई और अस्थाई बस्तियाँ किस प्रकार के, जैसे जलवायु में किस प्रकार की छतें होती हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो सब हम आज देखने वाले हैं। क्या होता है ऋतु प्रवास, परिवहन में जल मार्ग, वायु मार्ग, ये सब हम देखने वाले हैं। और इसके बाद संचार का माध्यम क्या रहा, इसको लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। और इसी प्रकार से पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे हम 6 से लेकर के 12 तक पूरा एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे। क्योंकि देखिए, आपका यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया या फिर साइंस वाले जो क्लास से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपके 12 लेवल तक के पूछे जा रहे हैं। और आपको साथ ही साथ में हिस्ट्री बहुत अच्छे से करवा रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। पूरा 6 to 12 का पूरा कंटेंट आपको टॉपिक वाइज दिया जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहतरीन है। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो निसंदेह उससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में करवाया जा रहा है हिस्ट्री आपको, ठीक है। और यहाँ एनसीईआरटी में देखिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फैक्ट जो है ज्योग्राफी में मिलते हैं, तो आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि एक एक चैप्टर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको वहाँ से बहुत सारे फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। लास्ट में जो आपको क्वेश्चंस वगैरह करवाए जाते हैं, उसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चले कि हाँ, इस पूरे वीडियो से, इस पूरे चैप्टर से आपको कितनी बातें समझ में आई, कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। अपने आप का एनालिसिस भी करते चलना है। जैसा कि आपको पता ही है कि अब आपको बहुत जल्द TRE 4 भी देखने को मिलेगा, और इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो निश्चित रूप से आप पीछे ही रह जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको कंपटीशन बहुत हाई है और लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको अपने आप को आगे रखना है। और एक एक चीज़ हम थ्योरी पर अभी काम कर रहे हैं। थ्योरी पर हमने अभी हिस्ट्री करना शुरू किया है, इसका ज्योग्राफी हम हिस्ट्री अभी थ्योरी लेके चल रहे हैं। साथ साथ हिंदी साहित्य के जितने भी विद्यार्थी हैं, वो भी ध्यान रखें कि उनको भी थ्योरी क्लासेस करवाई जा रही है। जितना भी इन्होंने अब तक मैंने कराया है, वो सारा आपको मिल जाएगा मेरे प्लेलिस्ट पे, तो वहाँ से जाके ज़रूर विजिट कीजिए, पूरा थ्योरी कंप्लीट कीजिए। इसके बाद हम जी भर के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए वीडियो को। देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब देखिए, आप पहले प्रारंभिक मानव के बारे में आपने पढ़ा। भोजन, वस्त्र, आवास, किस प्रकार से वो पूरा प्रकृति पर निर्भर होते थे। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, उनके कौशल में विकास होता है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन वो करते हैं, घर बनाते हैं, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का भी विकास होता है। और इस प्रकार से उसने अपने आवास के वातावरण को अनुकूल बनाया। मतलब कि जिस प्रकार का उनका पर्यावरण था, जिस प्रकार का उनका वातावरण था, ठंडे के मौसम में जिस प्रकार के ठंडी जलवायु है, जहाँ पे गर्म जलवायु है, तो किस प्रकार से आवास का निर्माण किया गया, ये सब हम अभी देखने वाले हैं। तो बस्तियाँ क्या होती हैं, तो याद रखिए कि बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष या गुफाओं में रहा करते थे। आपको जितनी भी चीज़ें करवा रही हूँ, बस आपको अच्छे से कंटेंट को फॉलो करना है। और आप देखेंगे कि बहुत कनेक्टेड है एक दूसरे से चीज़ें। ये सब आप हिस्ट्री में भी अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हम पूरा तात्विक अभी हम जो है वहाँ पे पाषाण कालीन सभ्यता देख रहे हैं हिंदी हिस्ट्री में। पूरा करवाऊंगी, पूरा एशियन, पूरा मिडिल और पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो कंप्लीट रहेगा सारा कुछ। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। अब देखिए, ये सभी चीज़ें तो आप जान रहे हैं। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह अस्थाई घर बनाना आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ पे वो फसलें बनाएंगे, अब वो फसल एक दिन में तो होगी नहीं। तो फसल वो बनाएंगे तो उगाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जाके वो फसल पकेगी, फिर वो उसको प्रोडक्ट के रूप में उसको बनाएंगे, तो काफ़ी समय लगता है। तो वहाँ पे उस पूरे फसल के प्रोसेस तक में उनको वहाँ पे अस्थाई घर बनाने की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। तो बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ। ये आप जानते हैं कि कोई भी बस्ती का जो विकास होता है वो नदी घाटियों के निकट होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी कृषि बहुत अच्छे तरीके से जो है होती है। जल की पर्याप्त मात्रा होती है, भूमि वहाँ की उपजाऊ होती है। इस प्रकार से वहाँ जो उपजाऊ भूमि रहने की वजह से वहाँ पे लोग
कृषि अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। तो क्लियर है यहाँ पे इतनी बातें। अब देखिए, क्योंकि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, वहाँ की भूमि जलवायु थी। व्यापार, वाणिज्य और विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियाँ बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी और सभ्यता का एक विकास हुआ। इसी में आपका आता है सिंधु, टिर्गिस, नील, हुआंग ही नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता। अगर आपको पता है तो इसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस सभ्यता का विकास इन नदियों के बीच, नदियों के निकट हुआ है। क्लियर है। अब देखिए, एक बात यहाँ पे और याद रखिए कि बस्तियों, बसाव का स्थान जो है वहाँ पे आदर्श किस प्रकार की दशाएं होती हैं। तो याद रखिए, आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी जो है इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं, तब जाके कोई बस्तियाँ वहाँ पे डेवलप होती है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ हम समझेंगे, बहुत ही आसानी से आपको पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कराया जाएगा। और ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आप ज़रूर इसका नोट्स बना लें। मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी, मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जुड़ के आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, बस्तियां स्थायी और अस्थायी हो सकती है। अब आगे देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उसे हम अस्थायी कहते हैं। जैसे कि हम कहीं घूमने जाते हैं टेंट वगैरह लगा के, तो वो क्या आता है आपका अस्थायी होता है, वहाँ पे आप बसते थोड़ी है। घने जंगल, गर्म और ठंडे रेगिस्तान और पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में निवास करते हैं। वे आखेट, संग्रह, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ पे जिस प्रकार की जलवायु होती है उस प्रकार से वहाँ पे लोग रहते हैं, फिर वहाँ की नीड उनकी पूरी हो जाती है तो फिर दूसरे जगह चले जाते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं, अस्थायी बस्तियों का निर्माण करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज अस्थायी बस्तियां हैं, इन बस्तियों के लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे और आगे क्या कहा जा रहा है। इससे पहले ये समझिए कि ऋतु प्रवास क्या होता है। तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। तो जैसे कि गर्मी का मौसम आया या तो बहुत अच्छे से घास उग जाती है, तो वहाँ पे चरने के लिए पशुओं के लिए काफ़ी चारा होता है, तो वहाँ पे वो रहते हैं। जब वो ख़त्म होता है तो वहाँ से वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो यही होता है आपका ऋतु प्रवास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैरी का जन्मदिन था। यहाँ पे एक कहानी के माध्यम से इसको बताया गया है। हालांकि इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर आप पढ़ेंगे तो आपको एक कनेक्टिविटी फील होगी। तो हम सीधा चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि दिए गए संवाद में आखिर बताया क्या गया। तो बताया यह गया था कि बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आए, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, तो ये ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ क्या होती हैं, इसमें क्या क्या जो है डिफरेंसेस होते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो गांव ग्रामीण बस्ती में होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन और प्रकीर्ण होती है, मतलब यहाँ पे कम क्षेत्र में ज़्यादा आबादी होती है, सघन होती है। सघन बस्तियों में घर आसपास ही बने होते हैं, ज़्यादा दूर दूर नहीं होते हैं। तो ये आपका मान लीजिए कि ये आपका एरिया जो है ये गाँव है और ये वाला एरिया आपका शहर है। तो यहाँ पे क्या होगा, हर चीज़ आपको पास पास में यहाँ क्षेत्रफल यहाँ पे जो होगा आपका, इसमें बहुत ज़्यादा आबादी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ व्यवस्थित होगा या कुछ जगह जगह पे होगा, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको इस प्रकार से सघन होती हैं। कौन सी, गांव की, ये आपको याद रखना है, सघन बस्तियाँ। ठीक है, इसमें क्या होता है सघन बस्तियों में, तो आसपास ही घर बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों को घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियों मुख्यतः पहाड़ी, घने जंगल और अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो प्रकीर्ण बस्तियाँ कहाँ पाई जाती है, जैसे पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे जिस प्रकार से पत्थर का निर्माण है या उसको काट के बनाया जाता है, तो वहाँ पे आपको बहुत ही पास पास में घर नहीं मिलेगा। लाइक दिस आप देख रहे हैं, ये देखिए सघन बस्ती का पिक्चर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देख रहे हैं आप पूरा जैसे गली मोहल्ले होते हैं, बहुत ही सटा सटा सब कुछ रहता है, ये सघन बस्ती है। और ये आप देख रहे हैं तो ये प्रकीर्ण बस्ती है जो आपके पहाड़ी इलाके में है। आप देखिए यहाँ पे घर है, तो फिर यहाँ पे घर है, फिर यहाँ पे है, फिर ये बहुत दूर तक पूरा मैदान है। तो इस प्रकार से ये
प्रकीर्ण बस्तियों का निर्माण इस प्रकार से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। तो जहाँ पे जिस प्रकार की पर्यावरण होगी, जिस प्रकार का जलवायु होगा, उस प्रकार से वो घर बनाते हैं। जैसे अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ढाल वाली छत बनती है। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिट पर घर बनाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्लिट पर घर बनाए जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। और ये कौन से राज्य में है, ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा सीटेट में। तो ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। इस प्रकार का जो घर है वो आपका कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार के घर बने होते हैं, जिनके छतें फूस की बनी होती हैं। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके घर बनाया जाता है, ठीक है। और नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, तो वहाँ पे नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा कार्यों में कार्यरत होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नगरीय बस्ती जो होती है वहाँ पे नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियाँ कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए परिवहन की तरफ बढ़ते हैं। परिवहन में क्या बातें बताई गई हैं, तो परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था और उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। ये सभी बातें आप जानते हैं, लेकिन पहियों की खोज से परिवहन आसान हो गया। तो समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं घोड़ा गाड़ी, आप भी चढ़े होंगे ज़रूर। तो ये आपका सामान्य रूप से गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग इसी प्रकार से होता है। तो ये आपको नोट करना है, दक्षिण अफ्रीका में आपका एंडीज पर्वत है, ये भी नोट करेंगे। और वहाँ पे लामा का उपयोग किया जाता है। जैसे तिब्बत में याक का प्रयोग किया जाता है। ये सब पशु हैं। और प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुँचने के लिए अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में मात्र 6 से 8 घंटे का समय लगता है। तो यह इस वजह से हो पाया क्योंकि परिवहन जो है आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। और आधुनिक समय में साधन जो है समय और ऊर्जा की बचत करता है। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं। अब देखिए परिवहन के कुल साधन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। तो ये सब हम अभी देखने वाले हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को ये जोड़ता है। तो ये एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए सड़क मार्ग की तरफ चलते हैं। तो कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। और मरुस्थल, वनों और ऊंचे पर्वत जैसे जो स्थान होते हैं वहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग वे विश्व का सबसे ऊंचा राजमार्ग में से एक है। और भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर ये बनाए जाते हैं, जो ओवर ब्रिज वगैरह जो बनाए जाते हैं, और वो बातें आपकी कही जा रही है। ये देखिए कच्ची सड़क, पक्की सड़क आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, तो देखिए जाइनिंग से लासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। तो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक फैक्ट है, इसको भी आप नोट करेंगे। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। तो रेल मार्ग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका,
क्योंकि रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन ज़्यादा से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका किस प्रकार से पूछेगा, तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि कौन सा परिवहन या कौन सा जो साधन है वो आपका कम खर्च में हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा खर्च में होता है। तो वायुयान आपका बहुत ज़्यादा खर्च लेता है। तो इस प्रकार से भी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं कि तीव्रता से एवं कम खर्च में कौन सा आवागमन होता है। तो रेल मार्ग आपका एक सटीक आंसर है। तो वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन में तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। इस प्रकार से देखिए आधुनिक होता गया, डेवलप होता गया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई, जैसे एक्सप्रेस वगैरह आ गई। तो मैदानी भागों में रेल मार्गों का एक व्यापक जाल फैला हुआ है। और आप ये जानते हैं कि ये भारत में सबसे ज़्यादा जो है रेल मार्ग के जाल बिछे हुए हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या अभी काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। या एशिया का सबसे लंबा जो है या सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, ये इसको भी नोट करेंगे, जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप ज़रूर नोट करेंगे। अब आगे देखिए जल मार्ग की तरफ बढ़ते हैं। जल मार्ग में क्या आपका इम्पॉर्टेंट है, तो प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। तो आपको जो भी विशेषताएं दिख रही है ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर नोट कीजिए। देखिए इसमें क्या आपका इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे भारी भरकम चीज़ें और बड़े बड़े आकार वाले सामान जो है आप ले जा सकते हैं जलमार्ग से, है ना। और ये सस्ता भी पड़ता है। ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग और समुद्री मार्ग। ये दो प्रकार के होते हैं। नाव, नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए किया जाता है। नाव, नदी और झील, ठीक है। जैसे कि कुछ गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। तो ये आपको नोट करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपका उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक है और अफ्रीका में नील नदी। समुद्री महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो मतलब बड़े लेवल पे जो व्यापारिक किया जाता है वो आपका समुद्री मार्ग के ज़रिए होता है, ठीक है। और अंतर्देशीय आपका छोटा मोटा होता है, जो नाव, नदी, झीलों के माध्यम से किया जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। कौन सा? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग जो है वो पतनों से जुड़ा हुआ होता है। और विश्व के बहुत प्रसिद्ध कुछ महत्वपूर्ण पतन है, जैसे एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, उत्तर अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट आपके एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है वायु मार्ग। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन बहुत ही तीव्र मार्ग है। सबसे ज़्यादा जल्दी जो है यही आपको पहुंचाता है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है, निम्न में से कौन सबसे सर्वाधिक महंगा साधन है। और वहाँ पे आपके सब दिए होंगे, जल मार्ग, वायु मार्ग, सड़क मार्ग, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि वायु मार्ग जो है सबसे महंगा होता है। वायु यातायात मौसम खराब, कोहरे, तूफान से भी प्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों पर भी पहुंच सकता है। तो आप जानते हैं कि कभी भी कोई इमरजेंसी होती है यहाँ पे, या फिर कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाता है, तो वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचने के लिए लोग वायुयान को ही प्रेफर करते हैं। वहीं से लोगों को मदद पहुँचाई जाती है, जैसे कि कहीं पे बाढ़ आ गया या कहीं पे कोई और प्रकोप हो जाता है, प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वायुयान के माध्यम से लोगों को मदद दी जाती है और बहुत ही दुर्गम और दूर स्थानों पर भी पहुंचा जा सकता है। विशेष रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थिति में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े, दवाई बांटने के लिए ये बहुत ही उपयोगी साधन है।
जैसा कि आपने केदारनाथ वाला सीन देखा होगा, तो कितने लोगों को वहाँ पे बचाया गया। और भी ऐसे कितने सारे ऑपरेशन होते हैं जो इसके माध्यम से किए जाते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन है जैसे दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और काहिरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। अब हम चलते हैं संचार की तरफ। संचार क्या है आपका? अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में समाचार पत्र, टीवी चैनल, ये भी आपका संचार का माध्यम होता है। संचार क्या है? तो दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके संचार कहलाती है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया है। तो क्या है वो तंत्र जो विकसित हो चुका है? तो अभी हम जानते हैं सबसे ज़्यादा सोशल साइट्स जो नेटवर्किंग है वो आपका सबसे ज़्यादा अभी विश्व में क्रांति लेकर के आया है। तो संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है, और सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा अब हम बड़ी संख्या में जो है लोगों को संचार कर सकते हैं, और जनसंपर्क माध्यम हम इसे कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी आदि सभी कुछ सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा सकता है, निम्न में से कौन सैटेलाइट सहायक के रूप में है? तो याद रखिएगा ये सभी इंपॉर्टेंट है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी, ये सभी चीज़ें आप सैटेलाइट इसमें सहायक होता है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेक्युलर फ़ोन के द्वारा बतौर टेलीफोन संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना और समीपता ही नहीं आई है, बल्कि हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय हो गया है। हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज, सिनेमा, होटल सभी के टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनको सेवाएं पहुंचा सकते हैं। संस्थाओं का भी बहुत ज़्यादा तीव्र विकास इस समय पे आप देख सकते हैं। कोई भी कंपनी खुल रही है या कोई भी कोचिंग, कोई भी संस्थान खुल रहे हैं, तो काफ़ी बहुत जल्दी जो है इसका विकास हो जाता है अभी नेटवर्किंग के माध्यम से। तो ये जो कुछ इसका पूरा जाल है, प्रमुख समुद्र और हवाई पतन यहाँ पे आपके दिए गए हैं। जो आपके एयरपोर्ट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपके मैप के माध्यम से दिए गए हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा जब आप PDF इसका देखेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके हैं, इसको ज़रूर आप बनाएं। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा संचार साधन नहीं है? तो ये बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। ये चारों क्वेश्चन आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और साथ साथ ये मिलान करने वाला भी। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि सारे क्वेश्चंस आप बना पा रहे हैं, मतलब आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा है। और वीडियो को यहाँ तक आपने कंप्लीट देखा है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।